अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेंगू के हवाले से, जिसमें देखते ही देखते इजाफा होता जा रहा है। शहर कायद की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो हजारों की तादाद में लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं, जबकि पूरे सिंध के हवाले से बात की जाए तो इसकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। लोग अस्पतालों का रुख करते नजर आते हैं। अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करें या किसी गवर्नमेंट अस्पताल का रुख करें तो वहां पर भी हजारों की तादाद में जो पेशेंट्स आ रहे हैं और जब उनके टेस्ट होते हैं उसके बाद डायग्नोज जो होता है वो होता है कि ये भी डेंगू का शिकार हो चुके हैं। गवर्नमेंट की बिहाफ पे बात की जाए तो डॉक्टर अजरा पेचोहू की जानिब से एक अलग वार्ड्स भी मख्तस किए गए ताकि पेशेंट्स को ये तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की जा सकें, क्योंकि जो टेस्ट है उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा वो दूर हो जाती है। इन्हीं वजूहात की बिना पर डॉक्टर अजरा पेचोहू की जानिब से एक बेहतरीन इक़दाम किया गया और उन्होंने यही कहा कि जो प्राइस इतने ज्यादा हैं इन टेस्ट के उनको बहुत ज्यादा डिक्रीज किया जाए और उनकी कॉस्ट इतनी की जाए कि एक आम आदमी की पहुंच में आ सके। यह हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लेबोरेटरीज के हवाले से, जबकि गवर्नमेंट अस्पतालों में ये तमाम तर फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन जाहिर है हर शख्स अपनी एक दिल की तसल्ली के लिए प्राइवेट लेबोरेटरीज का भी रुख करता नजर आता है। तो एक और बेहतरीन इक़दाम गवर्नमेंट की बिहाफ पर यह किया गया है कि तमाम तर जितनी भी प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं उसमें डॉक्टर ईसा लैब के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। इन तमाम तर लेबोरेटरीज को फिक्स कर दिया गया है प्राइस के हवाले से कि आप लोग बहुत ज्यादा प्राइस इसके जो कॉस्ट है वो चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि एक लमसम अमाउंट जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनसे हम बात करेंगे उस अमाउंट के हवाले से, क्योंकि अगर हम बता देंगे तो जाहिर है वो फिर वो चीज आपको वो खुशखबरी वो गुड न्यूज नहीं दे सकेंगे जो वो देना चाहते हैं कि तमाम तर लोग अगर लेबोरेटरीज का रुख करते नजर आते हैं तो वो ये प्राइस रखे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इन्हीं वजूहात की बिना पर डेंगू को बहुत एक नॉर्मल सा फीवर समझते हैं। समटाइम आम आदमी ये समझता है कि डेंगू हो गया है, फीवर हो गया है तो अपनी मदद आपके तहत उसका इलाज करता नजर आता है। घर ही में वो दवाइयां लेता है और उसकी जाहिर इलाज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कितनी खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर लेता है, कितनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है अगर इसका बेहतरीन टेस्ट और इसका बेहतरीन इलाज ना किया जा सके। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मलीर से, और ये पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल भी है डॉक्टर इमदाद अली चन्ना साहब। खुशामदीद कहते हैं सर आपको मेट्रो वन न्यूज के प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए। सर, हम क्योंकि आज बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से, तो डेंगू के मरीजों की तादाद में रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है। अगर हम आज बात करें सिर्फ रीजन के हवाले से कि डेंगू, जाहिर है आजकल एक तो मौसम ऐसा है, वैसे ही लोगों को फीवर आता है और जाता है, लेकिन अगर हम रीजन की बात की जाए बाज लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें वाकई डेंगू हुआ है। तो वजूहात क्या होती हैं सर इसकी? थैंक यू साइमा, आपने मुझे मौका दिया जी सर। कि इस वक्त क्योंकि डेंगू का आउटब्रेक चल रहा है और एक बेहतरीन मौका फराहम हुआ है मुझे कि मैं आवाम को डेंगू के मुतालिक वो चीज़ें बता सकूं जो हेल्थ के एन मुताबिक हैं। जी। जहाँ तक ये सवाल पैदा हो रहा है कि केसेस इस वक्त ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है, तो उसकी वजह यह है कि सितंबर से नवंबर तक का जो सीज़न होता है ये डेंगू के सबब बनने वाले मॉस्किटो या मच्छर का जो है ये सूटेबल एनवायरनमेंट उसको फराहम करता है उसकी अफजाइश के लिए, जिस वजह से केसेस बढ़ते हैं और ये ज़्यादातर मानसून के बाद होता है। ठीक है। तो डेंगू जो है ये असल में एक वायरल फीवर है, एक वायरस है जिसका नाम है डेंगू वायरस, और वो ये सबब बनता है इस बीमारी का। सॉरी, मगर इसमें एक खास किस्म के मच्छर का अहम किरदार है जी, कि अगर वो मच्छर ना हो तो ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल नहीं हो सकता। अच्छा, ये मतलब लगता नहीं है किसी को एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता कि वो कहते हैं ना बाज लोग, भाई फीवर हो गया है तो दूर हो जाओ कहीं ये वायर लग ना जाए। अच्छा, ये मच्छर ट्रांसफर नहीं होता एक दूसरे को, ये एक से दूसरे तक ट्रांसफर होने के लिए एक मखसूस किस्म के मच्छर का होना जरूरी है। ओके। हर मच्छर भी डेंगू ट्रांसमिट नहीं करता। सही। इसके लिए एक खास किस्म का मच्छर है जिसको एडीज मॉस्किटो कहा जाता है या टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। सही। टाइगर इसीलिए कि उसके जिस्म पे वाइट स्पॉट्स होते हैं, तो इसीलिए उसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। और इसके फैलने की वजह क्या है कि ये साफ पानी में होता है, पहली बात तो। अच्छा। हाँ, दूसरी चीज ये घरों में होता है।
ये हमारे ये जो पौधे वगैरह लगाते हैं जी मैं उसी प्लांट्स, पे आ उसमें रहा भी हूँ। आते हैं? जी मैं उसी पे अच्छा। आता हूँ कि हमारे घरों में कहीं पे भी साफ पानी के जमा होने का कोई भी सबब बनेगा तो इस मच्छर को वहां पे अपनी अफजाइश के लिए, ब्रीडिंग के लिए साजगार माहौल मिल जाएगा और वो वहां पे अंडे देगा और सही। अंडे में से लार्वा और फिर अडल्ट मॉस्किटो में मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि खास तौर पे ऐसे मौसम में जब डेंगू का आउटब्रेक चल रहा है कि हर शख्स अपने घर का जायजा ले कि मेरे घर में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जहाँ पे पानी जमा होने का इम्कान है। मिसाल के सही। तौर पे एयर कूलर की बात कर लो, मैं किसी की तवज्जो भी नहीं जाती। एयर कंडीशनर में भी पानी जमा होने का इम्कान जो होता है। एसी में पानी जो जमा जी, होता बिल्कुल। है उसमें भी हो सकता उसमें है। भी हो जाता है। ठीक है। फ्रिज का जो ट्रे होता है उसमें भी पानी जमा हो जाता है। सही सही। ठीक है ना। इसी तरह आपने जैसे पौधों की बात की कि हम घर में अगर गमले रखे हुए हैं उनमें पानी जमा हो सकता है। कभी कभी बच्चे खेलते कूदते किसी छोटी सी बाटल या किसी बर्तन में पानी रख के छोड़ देंगे कोने में, हमें पता ही नहीं होगा, वहां पे जो है ये मच्छर जाके अंडा दे देगा और उसके लार्वा, और ऐसा एक केस हम देख भी चुके हैं अपनी अच्छा। आंखों से। इसके अलावा कोई चीजें आपने छत पे रखी हुई हैं, पुराने कोई छोटे से कंटेनर हैं, कोई पुराने टायर हैं या इस तरह की चीजें, बारिश हुई वहां पे पानी जमा हुआ, हमने तवज्जो ही नहीं दी और पता चला कि वहां पे ये एडिस मॉस्किटो अंडे देके और अपने नस्ल को उसने अफजाइश दे दी और अपने ही घर में हमारे लिए खतरा बन गया। सही। तो ये एडिस इजिप्टाई जो है उसको ये साजगार माहौल। अच्छा सर, मौजूद के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा सिर्फ और सिर्फ घर में जो पानी मौजूद होता है, चाहे वो बकेट में हो, चाहे वो जाहिर है पौधों में हो या थोड़ा बहुत भी कुछ पानी होता है, एक कॉन्सेप्ट हमारा है कि बाहर जो गंदा पानी होता है सिवरेज का, जो जाहिर है जमा हो जाता है पॉन्ड्स की शक्ल में, उसमें भी इन मच्छरों की बहुतात होती है, वहां पर भी इनकी अफजाइश होती है। किस हद तक सच्चाई है? क्योंकि अगर आपको याद पड़ रहा हो, बारिशों के बाद मच्छरों की बहुतात में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया और यही एक कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में चला गया था, क्योंकि बारिश हुई है और पानी जगह जगह जमा हो गया है, इसी वजह से यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन आप बिल्कुल एक बात उलट कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ साफ पानी में इसकी अफजाइश होती है। तो हमारे नाजरीन की आगाही के लिए इसको क्लियर कीजिए। जी, इसमें मैं ये बताता चलूं कि हर मच्छर डेंगू का सबब नहीं बनता। ठीक है। दुनिया में 3,500 अकसाम है मच्छरों की। पाकिस्तान में अभी तक 104 अकसाम आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। अच्छा। उनमें से माजरत के साथ सॉरी, सिर्फ 2 मच्छर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बीमारी का सबब बनते हैं। सही। एक एडिस जिसका मैंने जिक्र किया जो डेंगू और चिकनगुनिया का सबब बनता है, और दूसरा है एनाफलिस जो मलेरिया का सबब बनता है। बाकी जो ये 102 अकसाम हैं ये अल्लाह ताला ने पैदा की हैं हमारी फसलों और फलदार दरख्तों में क्रॉस पॉलिनेशन का किरदार अदा करते हैं मच्छर। सही। यानी वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। ओके। अच्छा, दूसरा अर्ज में ये करूं कि जो बीमारी पैदा करने वाले मच्छर हैं जैसे एनाफलिस और एडिस, ये ताज़ा पानी में इनकी अफजाइश होती है। सही। गंदे पानी पे जो मच्छर होता है वो ज्यादातर क्यूलेक्स उसका नाम है। अच्छा। और वो खुशकिस्मती से पाकिस्तान में कोई बीमारी नहीं करता। अच्छा। सही। हाँ, खुशकिस्मती से। सही। ठीक है ना। तो इसीलिए गंदे पानी पे मच्छरों का होना इंसानों को काटने का सबब तो बन सकता है मगर बीमारी का नहीं। मतलब डेंगू का ये वजह नहीं बन सकता अगर बाहर बहुत ज्यादा पानी हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी बातें कि बाहर बिल्कुल पानी ना हो तो बाहर हम कैसे एहतियात करें। लेकिन आपने बड़ी अच्छी एक बात कही और हमारी नाज़रीन की आगाही में इजाफा भी किया कि बाहर जो जोहड़ का पानी होता है गंदा, उससे डेंगू के जो मच्छर होते हैं उनमें इजाफा नहीं होता, बल्कि घरों में जो पानी होता है उनमें इजाफा होता है। ठीक है। एक चीज का और मैं इजाफा कर दूं जी सर, कि जैसे मैंने अर्ज किया ना कि मानसून के बाद डेंगू का मच्छर में के जो है अफजाइश में इजाफा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बारिश का पानी क्योंकि ताज़ा होता है तो घरों के बाहर भी छोटे छोटे गढ़ों में, नदी नालों में ताज़ा पानी जमा होता है, तो वहां पे भी ये डेंगू और एनाफलिस की अफजाइश होने का इम्कान बढ़ जाता है, जिस वजह से मानसून के बाद ये केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है।
अफजाइश हो सकती है, सही है। अगर सर हम इसकी जाहिर है आम आदमी को कैसे मालूम होगा कि उसको डेंगू हुआ है, क्योंकि फीवर आजकल मौसम चेंज हो रहा है, वेदर बहुत ज़्यादा आपको मालूम है, सर्दी दिन में गर्मी होती है, रात में थोड़ा सा खुनकी वाला माहौल हो जाता है और हर कोई थ्रोट में इन्फेक्शन है तो फीवर है, फ्लू है, इस किस्म की कुछ उनमें अलामात पाई जाती हैं। तो आप ये बताएं कि आपने कहा जब तक टेस्ट नहीं होंगे, डायग्नोस नहीं होगा कि इनको डेंगू हुआ है, तो आम आदमी को कैसे मालूम होगा टेस्ट से कबल कि उसको डेंगू हो चुका है? देखिए, ये तो तय है कि हर बुखार डेंगू नहीं है, ठीक है ना। अब इस वक्त क्योंकि एक ऐसा माहौल डेवलप हो गया है आउटब्रेक की वजह से कि हर शख्स समझता है कि मुझे शायद डेंगू हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया ना कि लातादाद मॉस्किटोज हैं जो डेंगू का सबब नहीं बनते, मगर वो इंसान को काटते जरूर हैं। तो अब अगर किसी को मॉस्किटोज ने काटा हुआ है और इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद उसको फीवर होता है तो वो बोलता है कि मुझे तो डेंगू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर फीवर डेंगू। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि डेंगू जब एक पेशेंट आया बुखार के साथ तो डॉक्टर कहता है कि आपको डेंगू का शक है, यानी जिसको हम प्रोबेबल डेंगू या प्रोविजनल डायग्नोसिस जिसको हम बोले कि डेंगू हो सकता है मगर जरूरी नहीं कि है। सही है। अच्छा, डिक्लेयर कब होगा? जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। अच्छा, टेस्ट के लिए भी हर टेस्ट रिलायबल नहीं है। ओके, कुछ सपोर्टिव स्पेसिफिकली कुछ टेस्ट, ओके, यस, कुछ सपोर्टिव टेस्ट होते हैं और कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। सही, ठीक है ना। अब किसी का अगर ब्लड सीपी कराया और उसके प्लेटलेट कम है और हम बोल दें कि भाई आपको डेंगू है, सही, तो ऐसा नहीं है। प्लेटलेट और भी वायरल फीवर हैं जिनमें कम होते हैं। सर इसमें व्हाइट सेल्स भी कुछ और रेड सेल्स का भी कुछ होता है? एक चीज मैं यहाँ पे वजाहत कर दूं कि आम आदमी ये समझता है कि व्हाइट सेल का मतलब प्लेटलेट है, मगर ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। रेड सेल अलग है, व्हाइट सेल अलग है और प्लेटलेट अलग है। ओके, तीनों का काम भी अलग है। तो बेसिकली डेंगू में प्लेटलेट्स गिरते हैं, ज्यादातर प्लेटलेट्स और व्हाइट सेल भी कम होते हैं। ठीक है, सही, दोनों चीजें होती हैं, मगर व्हाइट सेल और प्लेटलेट को आपस में मिक्स न करें, ये दो अलग हैं। सही है, ठीक है ना। प्लेटलेट सिर्फ कम हो जाना मैं ये बोला तो हम डेंगू लेबल नहीं कर सकते जब तक डेंगू का कंफर्मेटेड टेस्ट ना हो। सही है। कंफर्मेटेड टेस्ट जो है, मोस्ट रिलायबल टेस्ट जो है वो तो है RT-PCR, उसके बाद है NS1। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर NS1 पे जोर दिया जाता है। NS1 ज्यादा इजी है और उसका रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, इसीलिए हम RT-PCR की तरफ जाने के बजाय ठीक है NS1 पे ट्राई करते हैं। सर माजिद के साथ हम इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, डेंगू की वजूहात के हवाले से, इसके हवाले से कि किस तरीके से एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि आम आदमी को मालूम हो सके कि डेंगू किन वजूहात की बिना पर और किस तरीके से हुआ है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद हैं इमदाद अली चन्ना साहब, और इनसे हम बात कर रहे थे वाइट सेल्स, रेड सेल्स और प्लेटलेट्स के हवाले से, जिसको हमने जाहिर ब्रेक पर चले गए थे सर, तो वो बात हमारी कंटिन्यू नहीं हो सकी थी। हम आपसे कहेंगे कि दोबारा से इसी बात को आप कंटिन्यू करें कि आप कह रहे थे कि व्हाइट सेल्स अलग होते हैं, प्लेटलेट्स अलग होते हैं, मजीद इसके बारे में जी बिल्कुल। खून के अंदर रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। आमतौर पर जब प्लेटलेट की बात की जाती है तो आम आदमी ये समझता है कि व्हाइट सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, मगर डेंगू में व्हाइट सेल्स भी कम होते हैं, मगर प्लेटलेट्स का कम होना वो एक डेंजर साइन होता है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स को हम ज्यादा एक इंडिकेटर के तौर पे लेते हैं। तो सर वो कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स? जी हाँ, कम हो जाते हैं। और व्हाइट सेल्स भी कम हो जाते हैं? वो भी कम हो जाते हैं। तो इसको इससे जान को कितना खतरा होता है? जी हाँ, बिल्कुल जान को खतरा होता है। उस पे मैं अलामतों के बाद में आता है। अब जब बात टेस्ट की हो रही है तो मैं इस बात को कंप्लीट कर दूं ना कि जो रिलायबल टेस्ट है ना वो NS1 है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, NS1 के अलावा एक और टेस्ट भी लेबोरेटरीज में होता है जिसको एंटीबॉडी टेस्ट कहा जाता है। उसमें भी दो चीजें हैं, एक IgM, एक IgG। IgM अगर पॉजिटिव है तो वो मौजूदा इन्फेक्शन को जाहिर करता है, मगर वो पहले 3 से 5 दिनों में वो भी नहीं पॉजिटिव आता, नहीं नजर आता। ठीक है। तो शुरू के जो फीवर के पहले दिन से लेकर 3 से 5 दिन है, इस दौरान NS1 या RT-PCR ही किया जा सकता है। अच्छा, सही। 5 दिन के बाद हम एंटीबॉडी कर सकते हैं और उसमें IgM का होना जाहिर करता है कि इस वक्त इन्फेक्टेड है पेशेंट डेंगू वायरस से।
अगर आईजीजी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि इस वक्त उसको डेंगू फीवर है। अच्छा। वो माजी का इन्फेक्शन जाहिर करता है, पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था जिसमें आईजीजी। अक्सर यही होता है कि अगर पेशेंट फीवर के साथ एडमिट हुआ, उसको किसी और वजह से फीवर था, फिर इस वक्त आउटब्रेक चल रहा है और उसके एंटीबॉडीज किए गए, आईजीजी पॉजिटिव आ गया, उसके अटेंडेंट्स ने देखा कि भाई ये तो डेंगू पॉजिटिव है और उसको भी डेंगू समझा जाता है। तो ऐसा नहीं है, सही है। हर पेशेंट का टेस्ट, जब स्पेसिफिक टेस्ट उसका डिक्लेयर हो जाए फिर हम बोलेंगे ये कंफर्म केस है डेंगू का। ठीक है ना। तो ये हो गई बात। तो जहां तक अलामत की बात है ना, तो वहां भी मैं आपको हैरत अंगेज ये बात बताऊं कि जब वायरस मॉस्किटो ने काटा इंसान को और इंसान के जिस्म में वायरस गया, तो अलामत जाहिर होने से पहले कुछ टाइम वायरस इंसान के जिस्म में होता है। 3 से 7 दिन का पीरियड होता है। अच्छा जी, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उसमें फीवर रहेगा? नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। ओके। वायरस जिस्म में मौजूद होगा, उस दौरान इंसान की कुव्वत मुदाफियत और वायरस के बीच में जंग शुरू हो जाती है। ओके। अगर कुव्वत मुदाफियत हावी हो गई तो वायरस किल हो जाता है। वायरस किल हो गया। अदरवाइज फिर वायरस अटैक करता है। अगर वायरस हावी हो गया तो फिर अलामत जाहिर होती है। ओके, सही। ठीक है ना। इस इंक्यूबेशन पीरियड के गुजरने के बाद फिर जो आता है वो बुखार का फेस आता है, इसको फेब्राइल फेस बोलते हैं, जिसमें शदीद किस्म का बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, हड्डियां टूटेंगी, इतना दर्द होगा, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। अच्छा। कि इसमें हड्डियां बिल्कुल टूटती हुई महसूस होती है। और दूसरा क्या होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, जिसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहा जाता है, जिसमें इंसान पेशेंट अक्सर बोलता है कि अगर मैं दाएं या बाएं देख रहा हूँ तो मुझे बड़ी शदीद तकलीफ महसूस हो रही है। अच्छा, ये मतलब इस हद तक आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है कि आईज में भी दर्द हो रहा होता है। ये आंखों के पीछे वाला दर्द जो है ना, खासतौर पर दाएं बाएं देखने से तकलीफ महसूस करना, ये टिपिकल साइन है डेंगू की। सही है। ठीक है ना। तो ये अलामत हो जाती हैं, फिर तकरीबन इंक्यूबेशन पीरियड शुरू होने के जैसे ही पूरा होता है तो ये शुरू। ठीक है, ठीक है। बहुत बेहतरीन बात कर रहे थे इमदाद साहब के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और एहतियाती तदाबीर तो वैसे भी आपको जाहिर है इमदाद साहब ने बताई कि घरों में जो पानी होता है, साफ पानी, वो भी क्लियर करना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि मच्छरों की बहुतात होती है, मौसम भी चेंज हो रहा है और स्पेशली इसकी जो मच्छर जो आते हैं घरों में वो मगरिब के औकात में, असर और मगरिब के दरमियान आते हैं और उसी दौरान मच्छरों की बहुतात भी होती है, घरों में दाखिल होते हैं तो जाहिर है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस टाइम स्पेशली दरवाजे बंद कर लिए जाएं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए तो इन तमाम तर चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है इमदाद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे एक बार फिर कि अमूमन आपने कहा कि 7 रोज के बाद इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, ना फीवर होता है ना कुछ होता है, तो हॉस्पिटल्स में अगर बंदा जाता है तो कितने अरसे के बाद डॉक्टर उनको टेस्ट के लिए कहते हैं? देखिए, हॉस्पिटल में बुखार के साथ जैसे ही पेशेंट आता है तो डॉक्टर उनको टेस्ट के लिए कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर को फौरी तौर पर फैसला करना होता है, कंफर्म करना होता है कि डेंगू है या नहीं है। तो इसमें तो इंतजार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर मैं जो चीज बताना चाह रहा था ना, जिसको मैंने हैरत अंगेज बोला, वो ये है कि इस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान 80% लोग के ऊपर जो कुव्वत मुदाफियत का निजाम है वो हावी हो जाता है। ठीक है। तो 80% लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि हमारे जिस्म में डेंगू का वायरस गया था और वो हमारे कुव्वत मुदाफियत के निजाम ने उसको किल कर दिया या उस पर हावी हो गया। तो 20% लोग ऐसे होते हैं जो फेब्राइल फेस में जाते हैं। फिर उन 20% में से भी 5% होते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस या क्रिटिकल कंडीशन की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए मच्छर का काटा और बुखार खौफ की अलामत नहीं होनी चाहिए आवाम की नजर में। 80% लोग तो खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। उसमें से भी जो 20% को बुखार होता है, उनमें से भी 5% कॉम्प्लिकेशंस का शिकार कौन होते हैं? जिनको कोमॉर्बिडिटीज होती है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि या तो उनको डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, या हार्ट पेशेंट है, या उनको कोई और बीमारी है जिस पे एक डेंगू फीवर भी आ गया, तो अब उसकी कुव्वत मुदाफियत पहले ही कमजोर है, अब डेंगू फीवर ने कॉम्प्लिकेशंस या जो उसकी पेचीदगियां हैं वो डेवलप करनी है। मतलब इंटरनली वैसे ही वीक हो रहा है बंदा, और वो मजीद डेंगू हुआ है आफ्टर 7 डेज, वो तमाम तर सिम्टम्स सामने आ रहे हैं तो और ज्यादा वीकनेस हो रही है। बेसिकली बॉडी में जब वीकनेस होगी ये तमाम तर चीजें अटैक करेंगी। बिल्कुल ठीक है। कुव्वत मुदाफियत। असर प्रिवेंशन के हवाले से बात की जाए तो प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए? जी हाँ, प्रिवेंशन को भी अगर देखा जाए तो 3 हिस्सों में तकसीम करें। ठीक है। एक हो जाती है पर्सनल प्रोटेक्शन। ओके। कि इंसान अपने आप को मच्छर के काटने से बचाए।
सही है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि 104 अक़साम है मच्छरों की जो अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए बनाई हैं। अब हम उन तमाम मच्छरों को मारने के बजाय बेहतर यह है कि अपने आप को वो इक़दाम करें जिससे मच्छर हमें नहीं काटे। सही है। मिसाल के तौर पर जैसे आप बता चुकी हैं कि सूरज निकलने के 1 घंटे बाद और सूरज ढलने से 1 घंटा पहले वाला पीरियड जो होता है ना, ये इस डेंगू मच्छर के काटने का पीक टाइम होता है। ठीक है। वैसे ये दिन में काटता है, रात में ये अच्छा। बिल्कुल नहीं काटता। सही सही। ये दिन में काटता है। दिन में भी ये जो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग वाला टाइम जो है, ये उसका पीक टाइम है, इस पे काटता है। इस दौरान हमें चाहिए कि हम फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने, फुल जो है वो ट्राउजर्स पहने, टाइट शूज पहने, यानी कोशिश करें कि अपने जिस्म का कम से कम हिस्सा मच्छर को एक्सपोज करें कि वो काटे। सही। ठीक है ना, ये सबसे पहला एकदम है। उसके बाद मॉस्किटो रिपेलेंट्स आ जाते हैं कि हम अपने जिस्म पे मॉस्किटो रिपेलेंट्स अप्लाई करें तो मच्छर काटेगा नहीं, जैसे मॉस्पेल वगैरह और दीगर चीजें। मतलब मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, वो फिर वो तो बहुत सारी हो जाती है ना सर, मतलब लाइक वो बस मच्छरों से बचने के लिए जो भी आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पर्सनल प्रोटेक्शन में आ जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप ओपन एयर में, जैसे गांव या विलेजेस में होता है, ओपन एयर में लोग सोते हैं, तो उनको वो मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रेफरेबली वो भी केमिकल ट्रीटेड जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। अच्छा, उसके अलावा घरों में, क्योंकि ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज को मुतासिर करता है, तो घरों की खिड़की और दरवाजों में हमें जो है वो जालियां लगवानी चाहिए। ओके। ठीक है ना। सही है। उसके अलावा जो मॉस्किटो को दूर करने वाली अद्वियात हैं, जैसे मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह, ठीक है, उन चीजों का इस्तेमाल करें। ये पर्सनल प्रोटेक्शन आ गया। अब उसके बाद फिर आ जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि मिसाल के तौर पर मानसून के बाद बारिशों में गड्ढे या कोई नदी नाले या इस तरह की जहां पानी जमा होता है, कभी कभी हमें हमारे जहन में भी नहीं होता कि पुराने जो दरख्त होते हैं उनके जो थने होते हैं उनमें ऐसा स्पेस बन जाता है जिसमें पानी जमा हो गया और वहां पे मच्छर। हाँ, तो इस तरह की चीजें देखने मुमकिन हो सके तो हम उस पानी को क्लियर कर दें। अपनी मदद आपके तहत अपना काम करें अगर अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, या उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। अच्छा, ताकि पानी खत्म हो जाए। सही है। ठीक है ना। अच्छा, एक सबसे बड़ी वजह होती है जो मेरे जहन में अभी आई है कि हम जो अर्बन एरियाज में या शहरों में रहने वाले हैं, कराची की भी बात करूंगा, कि घर में पानी स्टोर करना हमारी मजबूरी है। वाटर टैंक है, अगर ऐसे घर हैं कि जहां पे ड्रम में पानी स्टोर किया जाता है इस्तेमाल के लिए, या बर्तनों में स्टोर किया जाता है, तो वो हमारी मजबूरी है, हम वो पानी जाया भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसको ढांप के रखना है ताकि मच्छर को मौका ना मिले वहां जाके अंडे देने का। अच्छा, वो खुले पानी में अंडे दे सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, एक और हल भी है कि अक्सर लोग वही पानी जो स्टोर करते हैं उसी को फिर पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हल ये है कि अगर आपका वाटर टैंक है घर में, आप उसके ऊपर सरसों का तेल डाल दें थोड़ा सा। अच्छा, उसकी तह बन जाएगी। अगर उस पानी में अंदर लार्वा होंगे तो वो अच्छा सर, आप ही की बात से एक सवाल निकला। आपने कहा अंडे जो होते हैं वो जाहिर पानी में दे देते हैं और वही पानी अगर पीने के काम आता है, तो क्या वो अंदर जो हमारे ट्रांसफर हो रहा है उससे भी हमें ये बीमारी हो सकती है किसी किस्म की, या नहीं सिर्फ अफजाइश होती है इन वजूहात की? अफजाइश होती है क्योंकि ये वायरस अडल्ट मॉस्किटो, और वो भी फीमेल मॉस्किटो, ये भी मैं आपको बता दूं कि काटती सिर्फ फीमेल मॉस्किटो है, मेल मॉस्किटो नहीं काटता। अच्छा, क्योंकि मच्छर की गिजा खून नहीं है। सही। फीमेल मॉस्किटो को प्रोटीन चाहिए अपने एग्स मैच्योर करने के लिए, जिस वजह से वो काटती है। अच्छा। खुदा का निजाम बना हुआ है। सही। बाकी वरना मच्छर की गिजा पत्तों और फूलों का रस है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। तो अब असल बात पे आ जाते हैं कि पानी स्टोर करना हमारी मजबूरी है। हम वहां पे डेंगू के अफजाइश को कैसे रोकें? तो सरसों का तेल अपने वाटर टैंक में थोड़ा सा, मतलब किनारों पर तह बन जाएगा, ऊपर पानी के ऊपर तह बना। अच्छा, डाल दें, पानी में डाल दें, उसमें डाल दें। सही। उससे अगर उसमें लार्वा होंगे तो वो घुट के मर जाएंगे। ओके, बेहतरीन बात। ठीक है ना। मतलब ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, और जाहिर है आपने नॉलेज में इजाफा किया कि सरसों का तेल अगर थोड़ा सा डाल दें। हाँ, बस कुछ डाल दें कि तह बन जाए। जितना पानी आपने स्टोर किया हुआ है किसी ड्रम में, किसी वाटर टैंक में, तो उसके ऊपर डाल दे तो वो तह बन जाएगी। अब उसके अंदर अगर लार्वा होंगे तो वो घुट के मर जाएंगे, वो अडल्ट बनेंगे नहीं। सही सही। ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है पब्लिक हेल्थ
एस्पेक्ट है कि पब्लिक हेल्थ लेवल पे क्या करना चाहिए, तो उसमें फिर गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी आ जाती है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट का मुश्तरका रोल आ जाता है। अच्छा, ठीक है। इसमें हर आदमी ये चाहता है कि हमारे इलाके में फमिगेशन की जाए, जो मशीन के बहुत जरिए जरूरी है। धुआं किया जाता जी, है। जी, जी, जी। ये भी मैं बता दूं कि ये जो फमिगेशन है या धुआं जो है, इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। अच्छा, वो इनहेल कर रहे हैं हम? जी हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज, हामला खवातीन, बच्चे, सांस के मरीज, इनके लिए इंतहाई खतरनाक है। सर, तो इसके बगैर तो कोई मतलब जी हाँ, यही मैं आपको बताता हूँ कि इसके बगैर भी हल है ना। अच्छा, जैसे मैंने पर्सनल प्रोटेक्शन बताया आपको, जी बिल्कुल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बताया मैंने आपको। अब फमिगेशन से होता क्या है कि वो अडल्ट मॉस्किटो जो उसकी लपेट में आता है वो मरता है, ठीक है। जो भाग निकला, बच निकला, वो 1-2 घंटे के बाद फिर वापस आ जाता है। हाँ, सही तो है। हमारा मसला भी हल नहीं हुआ। जी, दूसरी बात कि ये फमिगेशन की जाती है जब आउटब्रेक किसी इलाके में हो, तो वहां ये करनी होती है ताकि वहां फौरी तौर पे अडल्ट मॉस्किटोज पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ट्रांसमिशन का सबब जो है अडल्ट मॉस्किटो बनता है। सही है। अच्छा, ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में आता है। हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी में क्या आ जाता है? प्रिवेंशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी, 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 जहां से केस रिपोर्ट होता है, सही। तो वहां से हेल्थ की टीम्स जाती हैं और वो घर के अंदर दीवारों पे एक स्प्रे करती हैं, जिसको इंटरनल रेजिडुअल स्प्रे या IRS कहा जाता है। अच्छा, तो उस स्प्रे का वो स्प्रे क्यों किया जाता है और उसका फायदा क्या है जी। कि ये जो एडिल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, जैसे मैंने आपको बताया, ये खून चूसेगी और फिर इसकी आदत है कि फिर दीवार पे बैठ के कुछ देर आराम करती है। अच्छा, उसके बाद फिर उड़ के कहीं और जाती है। सही। तो जब ये फीमेल मॉस्किटो किसी मरीज को चूसेगी, खून चूसेगी और वहां से ये वायरस लेके उठेगी, दीवार पे बैठेगी, वहीं मर जाएगी। अच्छा, हाँ, सही, तो सही। जिस घर से केस रिपोर्ट होता है, हम उस घर की दीवारों पे ये कर देते हैं ताकि वायरस मॉस्किटो लेके कहीं और जाए नहीं, किसी हेल्दी पर्सन तक पहुंचे ही नहीं। ये हमारी। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं कि जैसे ही ये मानसून का सीजन खत्म होता है या ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू होते हैं, तो हम एक लार्विसाइडल एक्टिविटी करते हैं। सही, कि गिरदो नवा में जहां पानी जमा है वहां पे हम केमिकल डालते हैं उस पानी के अंदर, सही। कि वहां अगर मच्छर ने अंडे दिए हैं तो उनके जो लार्वा अभी पैदा हुए हैं वो अडल्ट मॉस्किटो नहीं बने, वो वहीं पे ही घुट के मर जाएं। अच्छा, ये हमारा हेल्थ का जो है ना वो किरदार आ जाता है। सही तो है। प्रिवेंशन के हवाले से ये सारी चीजें आ जाती हैं। सही है। बाकी इस वक्त जो आउटब्रेक चल रहा है, ये मानसून के बाद सितंबर से लेकर नवंबर तक होता है, ठीक है। हर साल की तरह इस साल भी ये सर, हुआ है। अगर हम बात करें सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से, कि अगर बाज वक्त लोग नहीं जाना चाहते और 7 डेज के बाद, आफ्टर 7 डेज इसके तमाम तर सिम्टम्स सामने आते हैं, उससे कबल ही अगर बंदा एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ले, तो वो किस तरीके से सेल्फ मेडिकेशन ली जा सकती है? देखिए, मैं इसमें पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ये वायरल फीवर है। ठीक है। आमतौर पे क्या होता है, जब भी फीवर हुआ तो लोग खुद ही पैरास्टामोल खरीदेंगे और कोई भी एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देंगे खुद से। ठीक है। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है डेंगू फीवर में। ओके। और बजाय फायदा करने के उल्टा इसकी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये मशवरा दूंगा कि पेनाडॉल के अलावा या पैरास्टामोल के अलावा कोई भी ड्रग न ली जाए। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड की जाए, इसके अलावा टोटके इस्तेमाल नहीं किए जाए। ये जो जैतून के पत्ते या पपीते के पत्ते वगैरह जो है वो मशवरे मिल रहे होते हैं और लोग इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया है कि ये कोई फायदेमंद है। तो इन चीजों में टाइम जाया ना करें। सही है। जितना जल्द हो सके आप किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें और अपनी डायग्नोसिस वक्त पे कराएं ताकि आपको सही मशवरा मिल सके। सही मशवरा मिल सके, ठीक है, बेहतरीन बात। इस पे सर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डेंगू के हवाले से, डेंगू के सिम्टम्स के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। लेकिन एक बात जो गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ही बेहतरीन इकदाम लिया गया है, डॉक्टर अजरा पेचोहो की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम तर हॉस्पिटल्स में एक अलग बिल्कुल इसका वार्ड बनाया जाए ताकि जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनको मजीद परेशानी से बचाया जा सके। इसी हवाले से बात करने के लिए एक बार फिर इमदाद साहब का रुख करेंगे। इमदाद साहब, जाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ही बेहतरीन इकदाम है। डॉक्टर अजरा पेचोहो यही जाहिर चाहती है, एक हमदर्द दिल रखती हैं, तो उन्होंने दीगर लेबोरेटरीज में भी इसके प्राइस काफी हद तक डिक्रीज किए हैं, और इस इकदाम के हवाले से भी आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहूंगा, इसको सियासी न समझा जाए, बिल्कुल, मगर मैं हेल्थ प्रोफेशनल
के तौर पे बिल्कुल या बिल्कुल सर। हेल्थ प्रोफेशनल की हैसियत से ये बात करूंगा कि मैडम मिनिस्टर डॉक्टर अजरा फजल पेचुआ साहिबा का होना सिंध के लिए एक खुदा की तरफ से नेमत है, ठीक है। क्योंकि एक डॉक्टर और वेल नोन डॉक्टर हमेशा हर प्रॉब्लम में प्रोएक्टिव एक्शन लेने वाली। इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि उनको पहले से ही पता था कि यह सीजन है, इसमें डेंगू का आउटब्रेक होगा, तो उन्होंने पहले से ही अलर्ट किया हुआ था। तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वहाँ पे बेड मख्तस किए गए थे, वार्ड जो है ना वो अलग से बनाए गए थे। इसी तरह टेस्ट के हवाले से मैं बात करूं कि गवर्नमेंट के सेटअप में हर जगह ये टेस्ट जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं ये फ्री ऑफ कास्ट हैं। सही। प्राइवेट लेबोरेटरीज में जो अगर देखा जाए तो 3 से 4 हजार रुपए का ये टेस्ट था। अच्छा, सिंगल टेस्ट? जी हाँ। मगर मैडम के डायरेक्शंस पे हेल्थ केयर कमीशन ने तमाम प्राइवेट लेबोरेटरीज को पाबंद किया है कि वो 1000 से 1100 के दरमियान टेस्ट ले सकते हैं, इससे ज्यादा मतलब 3 से 4 हजार एक अफोर्ड ना करने वाली सिचुएशन होती है। अगर अल्लाह ना करे घर में 1 से 2 पेशेंट हैं तो 8000 तो आराम से कहीं नहीं गए। सिर्फ उसके बाद फिर जाहिर है मेडिकेशन होती है, दीगर चीजें होती हैं, लेकिन काफी अच्छा इकदाम है ये। जी बिल्कुल सही। तो इस वक्त प्राइवेट सर, डॉक्टर ईसा लैब में किस तरीके से इसको आप लोगों ने कवर किया है? कितने डेली पेशेंट्स आते हैं आपके पास? और हम इस हवाले से ही बात करेंगे उन टेस्ट में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आ रहे हैं। सिर्फ शहर कायद की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सिंध के हवाले से भी पूरे ओवरऑल बात करेंगे। देखिए, ईसा लैब में भी ये तमाम तरह टेस्ट हो रहे हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। जैसे जो है कॉस्ट सर इसकी कॉस्ट जो हेल्थ केयर कमीशन ने मुकर्रर की है 1100 रुपए वो ली जा रही है। अपनी नाज़रीन की आगाही के लिए कि डॉक्टर ईसा लैब में बेहतरीन इकदाम है, 1100 रुपए रखे गए हैं और इस तरह की प्राइवेट लेबोरेटरीज में भी 1100 रुपए एक बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं प्राइस। जी सर। जी, कल के दिन में ईसा लैब की जितनी कराची की ब्रांचेस हैं उनमें तकरीबन 700 के करीब टेस्ट हुए, जिनमें से 5% पॉजिटिव आए थे। 5%? जी हाँ। मगर वो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि हर पॉजिटिव पेशेंट का मतलब ये नहीं कि खतरे की निशानी है। खतरे की अलामत अलग हैं जिनको मॉनिटर करने की जरूरत होती है और फिर डिसाइड करना। अच्छा सर, ये जो 5% लोग पेशेंट सामने आए हैं इनको आप लोग क्या प्रेफर करते हैं इसके बाद? आया कि वो दोबारा से डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिकेशन के लिए या कि सेल्फ मेडिकेशन की जाने चाहिए? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन को तो मैं कतन रिकमेंड नहीं करूंगा और उसको मैं पहले भी जो है रद्द कर चुका हूं। पेशेंट जब टेस्ट कराता है तो उसका मतलब ये है कि उसको फीवर हो रहा है और उसको किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और अगर उसमें खतरे वाली अलामत हैं तो फौरी तौर पे उसको दाखिल हो जाना चाहिए किसी न किसी हॉस्पिटल में। सही है। टोटके इस्तेमाल करके अपनी तबीयत को ज्यादा खराब मत करना। अच्छा सर, आपने ये शहर कायद के हवाले से बात की कि इतने पेशेंट्स आए। पूरे सिंध के हवाले से अगर बात करें, कितने पेशेंट्स डेली की बिहाफ पे, रोज की बिहाफ पे कितने लोग आते हैं? कल के दिन में तकरीबन कोई 4000 के करीब टेस्ट हुए हैं पूरे सिंध में और डिफरेंट लेबोरेटरीज में उसमें गवर्नमेंट लेबोरेटरीज भी शामिल हैं। तो उनमें से तकरीबन कल के दिन में कोई 1000 के करीब पॉजिटिव आए थे पेशेंट। 1000 के करीब। अच्छा सर, हमने क्योंकि आपने कहा गवर्नमेंट की बिहाफ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है तो लोग कितना ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट की जानिब से जो टेस्ट किए जाते हैं? आया कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ जी ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया है तो वो दोबारा आपकी जानिब नहीं आएंगे कि भाई हमारा दोबारा टेस्ट करें, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ चल रहा है कि नहीं भाई हमें ये सिम्टम्स नहीं है लेकिन आ रहा है। तो वो किस तरह के लोग होते हैं? आते हैं आपके पास ऐसे लोग? देखिए, लोग हर किसी का अपना एक परसेप्शन होता है। ठीक है। गवर्नमेंट के सेटअप में नो डाउट के सर्विसेज अपने तौर पे बहुत अच्छी दी जा रही हैं, मगर वहाँ पे क्योंकि ओवरबर्डन है, जाहिर है हर आदमी गवर्नमेंट की तरफ रुख करता है जो भी अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वहाँ ओवरबर्डन होने की वजह से भी आवाम में एक ट्रस्ट की कमी नजर जरूर आती है। अच्छा। मगर मैं ये कहूँगा कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सारे रिलायबल हैं जितने प्राइवेट लेबोरेटरी के हैं। अच्छा। तो इसीलिए इसमें किसी शक शुबे की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। सही है। प्राइवेट या गवर्नमेंट के लेबोरेटरी में। सर, कितने दिन में एक डेंगू का पेशेंट होता है, कितने दिन में वो सेहतयाब हो जाता है जब डायग्नोस हो जाती है सिचुएशन? ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अच्छा। और साथ में उसको कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। सर, तो क्या इस हद तक डेंगू खतरनाक है कि उससे डेथ भी हो सकती है? जी हाँ, डेथ हो सकती है, मगर जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि 80% लोग तो बगैर किसी अलामत के खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। उनको खुद को भी पता नहीं चलता कि वायरस मेरे जिस्म में आया था। बाकी जो 20% होते हैं उनमें से भी 20% में से 5% कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस अगर सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचे और सही तरीके से मैनेज हो जाएं तो डेथ का चांस कम हो जाता है। सही है। तो बिल्कुल ही एक कम
तादाद है जिनमें डेथ होने का इम्कान होता है। सही। अक्सर औकात ये होता है कि प्रॉब्लम कोई और होता है मगर साथ में डेंगू का टेस्ट भी पॉजिटिव है तो लिंक कर दिया जाता है कि ये डेथ डेंगू की वजह से हुई। ओके, मतलब लाइक ऑलरेडी बंदा वीक होता है किसी बीमारी की वजह से, कोई और डेंगू बीमारी भी हो होती है। जाए तो उसमें जी। और भी सिम्टम्स, जैसे आपने कहा कि वाइट सेल्स भी कम हो जाते हैं बिल्कुल। और दीगर चीजें भी और ज्यादा वीकनेस की वजह से। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अमवात के हवाले से क्योंकि हम बात कर रहे थे तो बहुत कम तादाद है, डॉक्टर आजरा पेचो की जानिब से कहा गया है कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन देखने में अभी नहीं आ रही है करंटली। अभी आहिस्ता आहिस्ता इस पे काबू पाया जा रहा है। डेंगू के मरीजों में कुछ कमी कब तक आ सकती है और ये जो हम जितनी भी एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं ये कितने अरसे मजीद करनी है अभी? जैसे ये डेंगू के मॉस्किटो को जब सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो खुद ब खुद केसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। और ये नवंबर के 3rd वीक तक प्रोबेबली ये केसेस, मतलब सर्दियां आने की स्टार्टिंग रहती है यानी ये एक तो जो इस वक्त एग्रेसिव के तौर पे एहतियाती इकदामात या जो प्रिवेंटिव मेयर्स गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं वो भी इन केसेस के तादाद में कमी ला रहे हैं। फिर जैसे जैसे एटमॉस्फेयर मॉस्किटो के अगेंस्ट जाएगा तो खुद ब खुद इसमें कमी आ जाएगी। इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि आप बाहर जो गंदा पानी जमा हुआ है उसी से मच्छर हो सकते हैं, सिर्फ साफ पानी में होते हैं और गंदे पानी से इसका कोई अमल दखल नहीं होता, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट लोगों का बड़ा अजीब सा बन गया है कि भाई हम यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे जोहड़ है, इन्हीं वजूहात की बिना पर हमें ये बीमारियां लग रही हैं। गंदे पानी पे जो जिस मच्छर की अफजाइश होती है वो डेंगू का सबब नहीं होता। अच्छा, ठीक है, सही है, बेहतरीन बात। आज काफी हमने डिटेल में डेंगू के हवाले से गुफ्तगू की अपने इस प्रोग्राम में। जाहिर है हमारे साथ डॉक्टर इमदाद अली चन्ना साहब मौजूद थे। काफी डिटेल में आपकी आगाही के लिए उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आया अगर डेंगू किसी को हो जाता है तो किस तरीके से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, अलामात क्या होती हैं और इससे अगर सेल्फ मेडिकेशन बंदा लेता है तो किस हद तक ले सकता है। उन्होंने बहुत बेहतरीन बात की कि 7 दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं आते मच्छरों के काटने के बाद भी कि ये बीमारी हुई है या मच्छर 3 से 7 दिन के बाद तक कोई सिम्टम्स नहीं आते। आफ्टर 7 डेज सिम्टम्स आना शुरू होते हैं और अगर सिम्टम्स आ जाते हैं तो अगर आपका कुव्वत मुदाफियत स्ट्रांग होगा तो 80% लोग खुद ही जाहिर सेहतियाब हो जाते हैं, लेकिन अगर कुव्वत मुदाफियत कम होती है तो जाहिर बीमारी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अल्लाह ना करे मौत की जानिब नहीं जाती है। कि नॉर्मली कहा जाता है कि डेंगू से इतनी अमवात हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना ज्यादा इसको सीवियर ना समझा जाए, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर फुल कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, शूज कवर करें, सॉक्स पहने और दीगर एहतियाती तदाबीर जो बार बार आपको बताई जाती है। और अब तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर भी काफी ज्यादा इसकी आगाही प्रोवाइड की जा रही है। स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जहां एक जानिब स्प्रे मुहिम कहा जाता है कि स्मोक की वजह से वो डेंजरस होता है, वहीं कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड रखा जाता है कि इस ड्यूरेशन में असर और मगरिब के दरमियान स्प्रे मुहिम की जाएगी ताकि जो मच्छर अगर फॉर एग्जाम्पल वो डेंगू के हुए तो उनसे थोड़ा बहुत बचा जा सके, लेकिन मगरिब असर और मगरिब के दरमियान जो बहुतात होती है मच्छरों की वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस ड्यूरेशन में अपने घरों को थोड़ा बहुत पैक रखें, साफ पानी अपने घर में है तो उसको कवर करके रखें ताकि मच्छरों की अफजाइश मजीद ना हो सके। बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर इमदाद अली चन्ना साहब, आपने हमें वक्त दिया। मेट्रो 1 न्यूज से बहुत बेहतरीन हमने आज गुफ्तगू की और लोगों को आगाही प्रोवाइड की। इसी हवाले से मजीद भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।